इन्फ्लेमेशन आप लोग उसकी डिटेल तो पैथोलॉजी में पढ़ते हैं, लेकिन इन्फ्लेमेशन होती क्या है कि जिस भी जगह पर हमारे पास टिश्यू इंजरी हो जाती है तो एज अ रिस्पॉन्स वहाँ पर इन्फ्लेमेशन होती है, वहाँ पे सेल्स आते हैं और वहाँ पे कुछ ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जो कि उस इंजरी के अगेंस्ट, जो टिश्यू इंजरी है उसके अगेंस्ट जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो प्ले होता है। हमारे पास ल्यूकोसाइट्स आते हैं और खैर उसका जो डिटेल मैकेनिज्म है वो आई होप आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, MI स्टैंड्स फॉर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। अच्छा, अब आज हम पढ़ेंगे एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स और एनसिड्स। एनसिड्स का मतलब है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, और नीचे जो बेसिकली एनसिड्स भी एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं ना, नाम में ही इनके आ रहे हैं नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, और साथ में अदर एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो है वो हम पढ़ेंगे। और एनसिड्स में कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं हमारे पास? एस्पिरिन है, आइबुप्रोफेन है, नेप्रोक्सेन, इंडोमेथासिन, डाइक्लोफेनाक, कीटोरोलैक और सेरेकॉक्सिब। अच्छा, एक बात, जितने भी हमारे पास इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स है ना उनमें एनसिड्स यूज होती हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास है रियूमेटॉइड आर्थराइटिस है, और कोई भी जो भी इन्फ्लेमेशन है जिसकी वजह से पेन हो रही है उन ड्रग्स में हम एनसिड्स यूज करते हैं। ठीक है, और ये सब एनसिड की एग्जांपल है। एस्पिरिन एनसिड नहीं है, जो बाकी नीचे दी हुए हैं ये सब एनसिड्स हैं। आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सेन, इंडोमेथासिन, डाइक्लोफेनाक, कीटोरोलैक और सिलिकॉक्सिब। सही हो गया। अब एनसिड्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? एनसिड्स जो है ना प्रोस्टाग्लैंडिन्स की सिक्रीशन को इनहिबिट कराती हैं। अच्छा, क्यों? जहाँ पे हमारे पास इन्फ्लेमेशन हो रही होती है ना, इन्फ्लेमेशन, और इन्फ्लेमेशन जब भी होती है तो पेन उसके साथ होती है। ठीक है ना, तो जो पेन और इन्फ्लेमेशन है ना इसको मीडिएट करते हैं हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर द मॉलिक्यूल्स, दे आर द सब्सटेंसेस जो कि पेन और इन्फ्लेमेशन को मीडिएट कर रहे होते हैं। तो एनसिड्स क्या करती हैं कि ये उन प्रोस्टाग्लैंडिन्स को जो है उन प्रोस्टाग्लैंडिन्स के सिंथेसिस को इनहिबिट कर देती हैं। वो कैसे करती हैं कि जो साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम्स है ना, साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम्स हैं उनको ब्लॉक कर देती हैं। हमारे पास दो साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम्स होते हैं, साइक्लोऑक्सीजनेज 1 एंड साइक्लोऑक्सीजनेज 2। अब इन दोनों की सिंथेसिस नहीं होगी तो प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रीशन नहीं होगी, और इस तरह से हमारे पास पेशेंट को ना पेन होगी ना इन्फ्लेमेशन होगी। तकरीबन सारे एनसिड्स और एस्पिरिन का भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो हमने कल भी पढ़ा था वो यही था कि उसने एस्पिरिन तो ज़्यादा साइक्लोऑक्सीजनेज 1 को इनहिबिट करती है। ठीक है ना, और बाकी जो एनसिड्स हैं वो हम ऐसे भी हैं हमारे पास जो कि दोनों साइक्लोऑक्सीजनेजेस को इनहिबिट करती है, मतलब साइक्लोऑक्सीजनेज 1 और 2 को, और एक सेलिकॉक्सिब जो है वो ऐसी है जो कि सिर्फ साइक्लोऑक्सीजनेज 2 को इनहिबिट करती है। ठीक है, इसका हमारे पास ये डायग्राम है। इफ अगर आप लोग देखें तो जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स है ना वो एराकिडोनिक एसिड एक कंपाउंड है, एक सब्सटेंस है एराकिडोनिक एसिड जो कि मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और फॉस्फोलाइपेज A2 एंजाइम होता है, वो एक्ट करता है और फिर वो एराकिडोनिक एसिड को रिलीज करता है, और फिर उस पर साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम्स एक्ट करते हैं और प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रीट करते हैं। ठीक है, अब इस डायग्राम में देखो, सबसे पहले हमारे पास स्टिमुलस आ रहा है, उसकी वजह से डिस्टर्बेंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स हुई है, वहाँ से फॉस्फोलिपिड्स निकले हैं और फॉस्फोलाइपेज A2 ने एक्ट किया है और एराकिडोनिक एसिड जो है वो रिलीज हुआ है। ठीक है, अब एराकिडोनिक एसिड जो है ना वो उसके दो पाथवेज हो सकते हैं फर्दर, एक साइक्लोऑक्सीजनेज पाथवे हो सकता है और एक लाइपोक्सिजनेज। फिलहाल अभी जो हम ड्रग्स पढ़ रहे हैं उसमें हम साइक्लोऑक्सीजनेज पाथवे से कंसर्न है, पहले वो देख लेते हैं। साइक्लोऑक्सीजनेज पाथवे मतलब कि साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम्स एक्ट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इससे वो प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रीशन जब साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम एक्ट करता है तो वो एराकिडोनिक एसिड से प्रोस्टाग्लैंडिन बनाता है, थ्रोम्बोक्साइन A2 बनाता है,
और प्रोस्टासाइक्लिन जो कि PGI2 प्रोस्टाग्लैंडिन I2 का दूसरा नाम है प्रोस्टासाइक्लिन, वो बनाता है। ठीक है, ये सब जो है हमारे पास एराकिडोनिक एसिड से बनते हैं आफ्टर जो जब साइक्लोऑक्सीजनेज उन पे एक्ट करते हैं। ठीक है, और प्रोस्टाग्लैंडिन्स फिर हमारे पास वेस्कुलर परमेबिलिटी को चेंज करते हैं, ब्रोंकियल कॉन्स्ट्रिक्शन करवाते हैं, इंक्रीज सिक्रीशन करवाते हैं, जिसकी वजह से भी ब्रोंकोस्पैज्म होता है, कंजेशन होती है, म्यूकस प्लगिंग होती है। और वैसे प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी हम बॉडी में डिफरेंट लोकेशंस में प्रेजेंट होते हैं। जैसे हमने उसमें अभी जब हम जीआरटी ड्रग्स पढ़ रहे थे, हमने देखा था कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स वहाँ पर होते हैं और वो सिक्रीट करते हैं, म्यूकोजल सिक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं ना, और वो एक म्यूकस कोट बनाने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं वो भी प्रोस्टाग्लैंडिन्स मीडिएट कर रहे होते हैं। रीनल ब्लड फ्लो को कंट्रोल करने में प्रोस्टाग्लैंडिन्स का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। ठीक है, और थ्रोम्बोक्सेन क्या करवाता है, वो ल्यूकोसाइड मॉड्यूलेशन और इन्फ्लेमेशन करवाता है। और प्रोस्टासाइक्लिन भी, उसका भी हमने कल पढ़ा था, उसका एंटी प्लेटलेट भी थोड़ा सा रोल है। ठीक है ना, और लाइपोक्सिजेनेज पाथवे से क्या होता है, हमारे पास ल्यूकोट्राइन्स प्रोड्यूस होते हैं और ये जो है वो भी इन्फ्लेमेशन करवाते हैं और ब्रोंकियल कॉन्स्ट्रिक्शन और सिक्रीशंस वगैरह कराते हैं। ठीक है, अच्छा, कमिंग बैक, आप समझ आ गई आप लोगों की को कि साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम जो है वो किस तरह से प्रोस्टाग्लैंडिन्स प्रोड्यूस करता है और एनसेड्स ने किस लेवल पे एक्ट करना होता है। लेट मी ब्रीफ इट अगेन। एनसिड्स का जो काम है वो ये है कि एनसिड्स ने, यानी कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, जिनके भी नाम हमने पहले पढ़े हैं, इन्होंने जाकर साइक्लोऑक्सीजनेज पाथवे को इनहिबिट करना है। साइक्लोऑक्सीजनेज 1 और साइक्लोऑक्सीजनेज 2 एंजाइम, ठीक है, वो इसको इनहिबिट कर देंगी तो हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रीशंस नहीं होंगी, और जब हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रीशन नहीं होगी तो इन्फ्लेमेशन नहीं होगी। ठीक है, ये वो एंटी इन्फ्लेमेटरी मैकेनिज्म है जिस पर एनसिड और बाकी एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स काम कर रही होती हैं। ठीक है, यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है कि इनहिबिट इनहिबिट बोथ साइक्लोऑक्सीजनेज आइसोफॉर्म्स, मतलब कि साइक्लोऑक्सीजनेज 1 और साइक्लोऑक्सीजनेज 2, इससे ये दो आइसोफॉर्म्स मुराद हैं। ठीक है, और फिर ये इंक्रीज करती हैं प्रोस्टाग्लैंडिन और थ्रोम्बोक्सिन सिंथेसिस को। ठीक है, इतनी सी बात, यहाँ तक समझ आ गया? हाँ, सही है। अच्छा, अब जो साइक्लोऑक्सीजनेज 1 और 2 है ना, इसको कॉक्स 1 और कॉक्स 2 करके रिपीट कर दूं? अच्छा जी, मैंने कहा कि जो एनसिड्स और बाकी एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं, उन्होंने साइक्लोऑक्सीजनेज 1 और 2 इन एंजाइम्स को इनहिबिट करना होता है। जब वो इन एंजाइम्स को इनहिबिट करती हैं तो प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रीशन नहीं होती। ठीक है, क्योंकि एज यू हैव सीन इन द डायग्राम कि ये एंजाइम्स हमें चाहिए प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रीशन के लिए और थ्रोम्बोक्सिन सिंथेसिस के लिए। ठीक है, दोनों का रोल है इन्फ्लेमेशन में, प्रोस्टाग्लैंडिन का भी और थ्रोम्बोक्सिन का भी। ठीक है, अच्छा, साइक्लोऑक्सीजनेसिस है ना, इसको कॉक्स 1 कॉक्स 2 करके लिखा होता है। ये वैसे भी बॉडी में जो बाकी टिश्यूज हैं उनमें प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये कि जो इन्फ्लेमेशन की साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन है ना, वहाँ पर ये ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। वहाँ पर ये, क्योंकि ये बाकी जगहों से एक्सक्रीट आउट होके बेसिकली जो है ना प्रोस्टाग्लैंडिन साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन पे आते हैं, इसलिए ये वहाँ पर जाकर इस तरह से एक्ट करते हैं। अब एस्पिरिन जो है, हम उसको ज़रा बाकी एनसिड से अलग पढ़ते हैं कि एस्पिरिन और बाकी एनसिड का डिफरेंस ये है कि एस्पिरिन जो है ना वो इरिवर्सिबली साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम को इनहिबिट कर देता है। ठीक है, और जो बाकी एनसिड्स हैं वो रिवर्सिबली साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम्स को इनहिबिट करती हैं। सही हो गया, और एस्पिरिन का जो है हमारे पास लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है। प्लस एक और एस्पिरिन की स्पेशलिटी ये है कि एस्पिरिन का एक एंटी एंटी प्लेटलेट इफेक्ट भी होता है, जो कि हमने कल भी पढ़ा था। कि वो थ्रोम्बोक्सिन A2 की सिंथेसिस नहीं होने देती, तो थ्रोम्बोक्सिन A2 जो है ना वो प्लेटलेट एग्रीगेशन भी कराता है। इस तरह से जो है ना वो एस्पिरिन एंटी प्लेटलेट इफेक्ट भी है एस्पिरिन का, लेकिन बाकी एंसिड का एंटी प्लेटलेट इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, बात समझ में आ गई यहाँ तक?
ठीक है। अच्छा, अब जो बाकी एसिड्स हैं, उनके क्या-क्या एक्शंस हैं, उनके क्या-क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, वो एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं हमारे पास, एनाल्जेसिक हैं और एंटीपायरेटिक हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी मतलब कि वो इन्फ्लेमेशन को इनहिबिट कराएँगी, इन्फ्लेमेशन नहीं होने देंगी, ठीक है? और एनाल्जेसिक मतलब कि वो पेन किलर्स हैं। अब पेन इज़ आल्सो मॉड्यूलेटेड बाय प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ठीक है? नॉट कंप्लीटली सारी पेन्स मतलब कंप्लीटली उससे प्रोस्टाग्लैंडिन्स ही नहीं मीडिएट कर रहे होते, और भी फैक्टर्स होते हैं, लेकिन प्रोस्टाग्लैंडिन्स डू प्ले अ मेजर रोल इन पेन पेन मैकेनिज्म ना, तो दे आल्सो एक्ट एज एन एनाल्जेसिक, ठीक है? और एंटीपायरेटिक मतलब कि वो फीवर के अगेंस्ट काम करती हैं। अब जब हमारे जो फीवर कॉजिंग एजेंट्स हैं जिनको हम पायरोजेंस बोलते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स फीवर कॉज़ कर रहे होते हैं, जब वो बॉडी में एंटर होते हैं तो वो रिलीज़ करते हैं ना, ऐसे मीडिएटर्स रिलीज़ करते हैं जो कि फीवर कॉज़ करते हैं, और पायरोजेंस हमारे पास सीएनएस से भी रिलीज़ हो रहे होते हैं। तो एंटीपायरेटिक्स जो है उनके अगेंस्ट जाके एक्ट करती हैं, और मतलब ये उनको भी इनहिबिट करती हैं। इस वजह से इनका एंटीपायरेटिक इफेक्ट भी होता है एनसेड्स का, ठीक है? और एंटीप्लेटलेट इफेक्ट सिर्फ एस्पिरिन का है। ये 3 इफेक्ट्स आप लोगों ने याद कर लेने हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक, ठीक है? फिर है हमारे पास फार्माकोकाइनेटिक्स। तो जो एस्पिरिन और अदर एनसेड्स हैं, ये सब वेल एब्जॉर्ब्ड आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, और इनकी एक्सक्रीशन वाया किडनी होती है, ठीक है? और एस्पिरिन ये कि इट इज़ रेडिली अब्सॉर्ब्ड एंड हाइड्रोलाइज्ड टू एसीटेट एंड सैलिसिलिक एसिड, और इसकी एक्सक्रीशन वाया किडनी होती है, ठीक है? और इसकी डोजेज़ ऑफ एस्पिरिन ये इम्पोर्टेंट है कि एस्पिरिन जो है ना, हमारे पास इसके 3-4 जो हमने काम पढ़े हैं, 3-4 इसके इफ़ेक्ट्स जो हैं, एंटी प्लेटलेट, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीपायरेटिक एंड एनाल्जेसिक, ये सब जो है ना वो डिफरेंट डोजेस पे होते हैं। सेम डोज पे एस्पिरिन ये तीनों चारों काम नहीं कर रही होती, ठीक है? लेस देन 300 मिलीग्राम्स पर डे अगर दी जा रही है एस्पिरिन, तो वो एज एंटी प्लेटलेट एक्ट करेगी, और अगर 300 टू 2400 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर एस्पिरिन दी जा रही है, तो वो एज एन एंटीपायरेटिक एक्ट करेगी, और अगर 2400 टू 3000 मिलीग्राम्स पर डे की डोज पे एस्पिरिन दी जा रही है, तो वो एज एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्ट करेगी। सही हो गया? जी। आवाज़ में मसला है? अच्छा, जो मैंने एस्पिरिन की डोज़ेज़ बताई ये समझ आ गई, इसकी आवाज़ आई है कि ये रिपीट कर दूँ? अच्छा, मैंने ये कहा कि एस्पिरिन जो है ना, हमने जितने भी इफ़ेक्ट्स पढ़े हैं एस्पिरिन के, वो हर डोज़ पे ये तीनों काम नहीं कर रही होती, बल्कि एस्पिरिन डिफरेंट डोज़ेज़ पे डिफरेंट इफ़ेक्ट एस्पिरिन का प्रोड्यूस होता है। अगर लेस देन 300 मिलीग्राम एमजी पर उसका एंटीप्लेटलेट इफेक्ट आता है, और 300 टू 2400 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर पे एंटीपायरेटिक इफेक्ट है, और 2400 से 3000 मिलीग्राम पर डे पर एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट है, ठीक है? जी। क्या मतलब? देखो, एस्पिरिन हर डोज पे वो सेम काम नहीं कर रही। वो अगर हम 300 से लेस देंगे, सॉरी, तो वो एज एंटीप्लेटलेट एक्ट करेगी। कैसे, क्या मतलब? एंटीप्लेटलेट का हमने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ा तो है कि वो थ्रोम्बोक्सिन A2 की सिंथेसिस नहीं होने देती। वो है वैसे बेसिक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो यही है कि उसने कॉक्स एंजाइम को इनहिबिट करना है, लेकिन वो एज एंटीप्लेटलेट्स
देखो साइड ऑफ एक्शन का डिफरेंस है ना असल में। एंटीप्लेटलेट अगर उसने काम करना है तो उसने यानी कि ब्लड वेसल्स में काम करना है, जहाँ पे थ्रोम्बोसिस हुई होगी, जहाँ पे क्लॉटिंग का चांस है, उसने वहाँ पे एक्ट करना है, ठीक है। और जो जब उसने एंटीपायरेटिक एक्ट करना है तो जहाँ से हमारे पास पायरोजन्स पड़े हुए हैं बॉडी में जहाँ भी, उसने वहाँ पे जाके एक्ट करना है। और एंटी इन्फ्लेमेटरी के तौर पे अगर उसने एक्ट करना है तो फिर तब उसकी साइड ऑफ एक्शन क्या होगी, जहाँ जिस साइड पे इन्फ्लेमेशन है वो उसकी साइड ऑफ एक्शन होगी। इसलिए ब्लड स्ट्रीम जो हमने पढ़ा था पहले ड्रग्स की एब्जॉर्प्शन होती है फिर डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो वाया डिस्ट्रीब्यूशन उसने अपनी एब्जॉर्प्शन साइड पे पहुंचना है ना। तो ये उसकी डोज पे डिपेंड कर रहा है कि वो किस एब्जॉर्प्शन किस साइड ऑफ एक्शन पे जाती है और काम करती है। सही हो गया। हाँ, अब एस्पिरिन के एडवर्स इफेक्ट्स देख लेते हैं। सबसे पहले है जीआई अपसेट और जीआई अल्सर्स। क्योंकि हमने प्रोस्टाग्लैंडिन का रोल पढ़ा था ना कि प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वहाँ पे म्यूकस पोर्ट बना रहे होते हैं, म्यूकोसा की सिक्रीशन, म्यूसिन सिक्रीशन जो है वो कर रहे होते हैं। तो एस्पिरिन का एक एडवर्स इफेक्ट वहाँ से आप लोग रिलेट कर सकते हैं कि वो वहाँ पे जीआई की प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रीशन जब डिस्टर्ब होगी तो वहाँ पे जीआई अपसेट भी हो सकते हैं और जीआई अल्सर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। फिर अपर जीआई ब्लीडिंग भी इसी तरह है, इसका जो मैकेनिज्म है पीछे वो यही है, ठीक है। फिर एक्यूट रीनल फेलियर हो सकता है, क्योंकि रीनल ये इसलिए हो सकता है कि जो रीनल ब्लड फ्लो है वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स उसको मीडिएट कर रहे होते हैं। तो जब हमारे पास डिक्रीज प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस होगी ना तो एक्यूट रीनल फेलियर हो सकता है, क्योंकि उनका ब्लड फ्लो रीनल ब्लड फ्लो डिस्टर्ब हो जाएगा। सही है। और इसी तरह इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस हो सकता है। इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस मतलब कि नेफ्रॉन्स की इन्फ्लेमेशन है, ठीक है। फिर है हमारे पास वर्टाइगो। वर्टाइगो होता है जो चक्कर आना होता है ना, उसको वर्टाइगो कहते हैं। और जो एक्सट्रीम किस्म के चक्कर आ रहे होते हैं वो वर्टाइगो होता है। एक तो डिजीनेस होता है ना, वर्टाइगो इज समवट एक्सट्रीम स्टेट। अच्छा, टिनिटस होता है हमारे पास जो रिंगिंग इन द ईयर्स होता है ना कि कानों में मुसलसल ऐसे साउंड आ रही है, पेशेंट ऐसे कहते हैं कि कान में जो है ना रेंगने की आवाज आ रही है, या मतलब कोई बजिंग सी साउंड है जो कि कानों से आ रही है, तो दैट इज टिनिटस। तो इसका एक एडवर्स इफेक्ट ये भी हो सकता है, या फिर हाइपर वेंटिलेशन हो सकती है। और हमारे पास है रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। ये क्यों होगा, क्योंकि एस्पिरिन जो है ना, अभी ऊपर जब फार्माकोकाइनेटिक्स पढ़ी थी उसमें बताया था कि एस्पिरिन जो है वो ब्रेक डाउन होती है इनटू एसीटेट एंड सैलिसिलिक एसिड। तो अगर ये वाले कंपाउंड ज़्यादा हो जाएंगे तो फिर एज अ रिजल्ट, एज अ ऑफ द दीज कंपाउंड्स क्या होगा हमारे पास, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस, ठीक है। फिर है रायस सिंड्रोम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये पूछा जाता है कि रायस सिंड्रोम क्या होता है। रायस सिंड्रोम तब होता है जब हम उन चिल्ड्रन में एस्पिरिन दे दें जिनको वायरल इन्फेक्शन थे, ठीक है। अगर एक चिल्ड्रन है, एक बच्चा है, एक चाइल्ड है, तो उसको वायरल इन्फेक्शन था और साथ में हमने उसको एस्पिरिन दे दी है, तो उसमें रायस सिंड्रोम हो जाएगा। रायस सिंड्रोम क्या होता है, बेसिकली लिवर डिजीज है, लिवर इसमें डैमेज हो जाता है, क्योंकि फैटी एसिड जो है वो फैटी एसिड ऑक्सीडेशन नहीं होती सही तरह से, ठीक है। तो एस्पिरिन इज, यहाँ से एक पॉइंट ये भी निकलता है कि एस्पिरिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन चिल्ड्रन विद वायरल इन्फेक्शन। वैसे भी एस्पिरिन जो है वो चिल्ड्रन में नहीं प्रेफर की जाती। अगर उन चिल्ड्रन को कोई एंटीपायरेटिक या क्या कहते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी देनी है तो वो लाइटर एंटी इन्फ्लेमेटरी या एंटी एनर्जेटिक्स देते हैं। एस्पिरिन प्रेफर नहीं की जाती। और दूसरा, अगर वायरल इन्फेक्शन है तब तो स्ट्रिक्टली कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, क्योंकि वो रायस सिंड्रोम कॉज कर देगा। पेशेंट जो चिल्ड्रन है उसका लिवर डैमेज हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा बाकी एनसिड से ये हो सकता है, ये पिछले पेज पे जो हमने पढ़े वो हमारे पास एस्पिरिन के स्पेसिफिक थे, और बाकी जो एनसिड थे आइबुप्रोफेन, कीटोरोलैक, डाइक्लोफेनाक वगैरह ये। जी जी जी। आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है, दोबारा बोलें। अच्छा जी, आपकी आवाज़ ही नहीं आ रही, आप दोबारा बोल लें प्लीज़।
अच्छा, बाकी एनसेड्स का ये एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं कि उन पे जीआई डिस्टर्बेंस है, रीनल इफ़ेक्ट्स हैं और हेमाटोलॉजिक डिस्टर्बेंसेस हो सकती हैं। हेमाटोलॉजिक डिस्टर्बेंसेस मतलब ये ब्लड में डिस्टर्बेंसेस हो सकती हैं, ठीक है? इसी वजह से कि वो एस्पिरिन जो है उसका प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस की इन्हिबिशन की वजह से ही ना सर्कुलेशन में या ब्लड फ्लो में अगर कोई जो है वो मसला आ जाता है तो फिर हेमाटोलॉजिक डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं, ठीक है? दिस वाज ऑल अबाउट एस्पिरिन एंड अदर एसिड्स। किसी को कुछ समझ नहीं आई तो पूछ लें। बताएं। अच्छा, एक हमारे पास एसिड होता है सिलिकॉक्सिब। मैंने नाम भी उसका पहले भी लिखा हुआ था। सिलिकॉक्सिब जो है वो इसलिए स्पेशल है कि वो सेलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर है। वो सिर्फ साइक्लोऑक्सीजनेस 2 को इनहिबिट करता है, 1 को इनहिबिट नहीं करता, ठीक है? और इसमें ये कि जीआई अल्सर्स और जो जीआई डिस्टर्बेंसेस है इनका रिस्क कम हो जाता है। एक ये उसकी स्पेशलिटी है, ठीक हो गया? अच्छा, और जो एस्पिरिन है ना, एस्पिरिन की एक बात ये है कि एस्पिरिन हमारे पास होती है बहुत ज़्यादा प्रोटीन बाउंड होती है। एल्ब्यूमिन के साथ जो है ना वो स्ट्रिक्टली प्रोटीन बाउंड होती है। और दूसरा हमने ये भी पढ़ा कि वो इरिवर्सिबल होती है ना। तो ये कि बाकी जो प्रोटीन बाउंड ड्रग्स अगर कोई है पेशेंट ले रहा है तो वो उसको डिस्प्लेस कर देती है। मतलब एस्पिरिन इतनी ज़्यादा प्रोटीन बाउंड होती है कि वो डोमिनेंट होती है, ठीक है? और एक चीज़, अच्छा मैं एस्पिरिन के बारे में बता रही थी तो आप लोग को आवाज़ आ रही है ना मेरी? हाँ, ठीक है। एस्पिरिन के बारे में एक मैं बता रही थी कि वो एक्सेसिवली प्रोटीन बाउंड होती है। तो अगर कोई और पेशेंट ऐसी ड्रग ले रहा है जिस जिस जो प्रोटीन बाउंड होती हैं तो एस्पिरिन जो है ना उनको डिस्प्लेस कर देती है और एस्पिरिन खुद डोमिनेंट होती है, ठीक है? और एक जो चीज़ है एस्पिरिन टॉक्सिसिटी में वो है सैलिसिलिज्म। जो सैलिसिलेट टॉक्स मतलब अगर एस्पिरिन की ओवरडोजेज होगी है तो हमारे पास टॉक्सिसिटी हो जाएगी ना। तो एस्पिरिन जिसमें ब्रेक डाउन होती है, मेटाबोलाइज़ होती है, वो होते हैं एसीटेट और सैलिसिलेट। क्योंकि जो एस्पिरिन है उसका केमिकल नेम होता है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। वो ब्रेक डाउन भी इसी में हो रही होती है, मेटाबोलाइज़ इसी में हो रही होती है, एसीटेट और सैलिसिलिक एसिड में। अब जब ओवरडोजेज होगी है तो इन दोनों की कंसंट्रेशन क्या ज़्यादा हो जाएगी। तो सैलिसिलेट्स जो होते हैं ना वो टॉक्सिसिटी कॉज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं सैलिसिलिज़्म, ठीक है? और जो नोज़िया, वॉमिटिंग, हाइपर वेंटिलेशन हमने पढ़ा और जो टिनिटस, वर्टाइगो, रेस्पिरेटरी अल्किलोसिस पढ़ा था ना, दे आर बेसिकली पार्ट ऑफ द एस्पिरिन टॉक्सिसिटी जिसको सैलिसिलिज़्म कहते हैं या सैलिसिलेट टॉक्सिसिटी कहते हैं, ठीक है? इसके अलावा उसमें हैलुसिनेशंस, कोमा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस और इवन रेस्पिरेटरी फेलियर भी हो सकता है, ठीक है? और एक आखिरी बात ये कि एनसेड्स जो है वो मतलब एनसेड्स एस्पिरिन और बाकी एनसेड्स ये सब जो है ना प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती हैं, ठीक है? और अगर हमें कोई एंटी इन्फ्लेमेटरी या एंटी एनर्जेटिक देनी है तो एसिड अमाइनोफिन इज़ अ बेटर ऑप्शन। लेकिन अगर उससे ट्रीट नहीं हो रही तो उस केस में देंगे जिस केस में यानी बेनिफिट्स आउटवे द रिस्क। यानी कि रिस्क इतना ज़्यादा नहीं है लेकिन पेशेंट की पेन रिलीव करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। उस केस में जो है इनको दे सकते हैं लेकिन वैसे ही कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, ठीक हो गया? नेक्स्ट है हमारे पास एसिटामाइनोफेन विच इज़ एन एनाल्जेसिक एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी है। ये एनसेड्स और एस्पिरिन से अलग है लेकिन इसका क्योंकि मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन मतलब इसका काम या इफ़ेक्ट बोल दें, इफ़ेक्ट या क्लिनिकल यूज़ इसका उसी तरह का है इसलिए हम इसको उसके साथ ही पढ़ते हैं, ठीक है? एसिटामाइनोफेन इज़ बेसिकली द केमिकल नेम ऑफ पैनाडोल, ठीक है?
या पैरासिटामोल पैरासिटामोल का केमिकल नेम है एसिटामाइनोफेन। इट इज़ एन ओवर द काउंटर नॉन इन्फ्लेमेटरी एनाल्जेसिक, बेसिकली ये पेन किलर है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज़ स्टिल अ बिट अनक्लियर, लेकिन है यही कि कॉक्स 1 और कॉक्स 2 इनहिबिटर है इन पेरिफेरल टिश्यूज और में इनहिबिट कॉक्स 3 इन सीएनएस। साइक्लोऑक्सीजिनेज 3 एंजाइम भी है, इसका एक थर्ड वेरिएंट, एक थर्ड आइसोफॉर्म भी प्रेजेंट है, ये उसको भी इनहिबिट करती है, ठीक है। और इसका इफ़ेक्ट है हमारे पास एनाल्जेसिक यानी कि पेन किलर, और एंटीपायरेटिक यानी कि फीवर के अगेंस्ट काम करती है, ठीक हो गया। और ये इट इज़ टेकन ओरल और मेटाबोलाइज्ड बाय द लिवर, और इट इज़ यूजफुल एज एन एस्पिरिन सब्स्टिट्यूट एंड इट इज़ मोर सेफ। दैट इज़ वाई एस्पिरिन से ज़्यादा कॉमनली यूज हमारे पास एसिटामाइनोफेन है। सही हो गया। अच्छा, इसकी जो टॉक्सिसिटी है ना, ये इम्पॉर्टेंट है वैसे ये कि इट इज़ नॉट दैट टॉक्सिक। मैंने जैसे कि अभी कहा कि इट इज़ अ सेफ ड्रग और थेरेप्यूटिक डोजेस पे इसकी टॉक्सिसिटी नहीं है, लेकिन उन पेशेंट्स में जिनमें ऑलरेडी लिवर डैमेज है या वो पेशेंट्स जिन्होंने एक्सट्रीम ओवर डोजेज कर ली है, तो उनमें लिवर टॉक्सिसिटी हो जाती है। वैसे एसिटामाइनोफेन इज़ नॉट टॉक्सिक, ठीक है। और टॉक्सिसिटी किस तरह से होती है कि एसिड अमाइनोफिन जब मेटाबॉलिज्म उसका होता है तो उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है टू साइटोटॉक्सिक इंटरमीडिएट्स बाय साइटोक्रोम P450 फेज 1 रिएक्शंस व्हेन फेज 2 रिएक्शन सबस्ट्रेट्स आर लैकिंग। होता ये है कि जो एसिटामाइनोफेन है उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है टू अ कंपाउंड जिसको NaPQI एन एसिटाइल बेंजोक्विनोन एमीन, ठीक है, ये उसकी एब्रीवेशन है। ये कंपाउंड बन जाता है। तो नॉर्मली ये होता है कि वो ये जो कंपाउंड है ना, ये हमारे पास ये लेस टॉक्सिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है बॉडी में। लेकिन जिन पेशेंट्स में ऑलरेडी लिवर इम्पेयरमेंट है और वो इसको डिटॉक्सिफाई नहीं कर सकते इस कंपाउंड को NaPQI को, या जिन्होंने एक्सट्रीम ओवरडोजेज कर लिए, तो ये कंपाउंड अगर लिवर डिटॉक्सिफाई कर भी ले तो फिर भी वो किसी न किसी अमाउंट में तो प्रेजेंट रहेगा ना, इन केस अगर ओवरडोजेज कर लिए तो फिर इससे लिवर टॉक्सिसिटी यानी कि हेपेटोटॉक्सिसिटी हो सकती है। सही हो गया। NaPQI जो मैंने कहा है एन एसिटाइल बेंजो क्विनीन अमीन, वो जो है ना एक टॉक्सिक सब्सटेंस है, और अगर वो फॉर्म हो जाएगा तो फिर हमारे पास एसिटामाइनोफेन इंड्यूस टॉक्सिसिटी होगी। बात समझ में आ रही है? कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा। रिपीट रिपीट कर दूं अगर किसी को समझ नहीं आई? आ गई है मेरा ख्याल है समझ। अच्छा, सही है। और हमारे पास एसिटामाइनोफेन का मतलब अगर इसकी ओवरडोजेज हो जाती है और NaPQI हमारे पास ज़्यादा अमाउंट्स में प्रेजेंट है, तो फिर इसका एंटीडोट है एन एसिटाइलसिस्टीन, ठीक है। एन एसिटाइलसिस्टीन देंगे तो वो इन रिएक्शंस का रिवर्सल करा देगा और एसिटामाइनोफेन टॉक्सिसिटी जो है वो हमारे पास रिलीव हो जाएगी, ठीक है। ये बात समझ में आ गई है? एसिटामाइनोफेन की बस इतनी सी बात है कि वो साइटोक्रोम कह रही हूँ, कॉक्स 1 2 और 3 को इनहिबिट करता है, ठीक है। और साथ में उसका जो इफ़ेक्ट है वो क्या है, एनाल्जेसिक है और एंटीपायरेटिक है। इसकी टॉक्सिसिटी हमने पढ़ ली कि वैसे तो ये टॉक्सिक नहीं है, लेकिन जिन पेशेंट्स में लिवर इम्पेयरमेंट हो ऑलरेडी, या फिर जिन्होंने ओवरडोसेस कर लिया, तो उनमें एसिटामाइनोफेन इंड्यूस टॉक्सिसिटी हो जाएगी। उसका हमने मैकेनिज्म भी पढ़ लिया। और इन केस अगर एसिटामाइनोफेन टॉक्सिसिटी हो गई है तो उसको ट्रीट कैसे करना है, बाय दिस एंटीडोट कॉल्ड एन एसिटाइलसिस्टीन, या एसिटाइलसिस्टीन भी लिखा हुआ है। एसिटाइलसिस्टीन कह लें या एन एसिटाइलसिस्टीन कह लें, एक ही बात है, मतलब इतना फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक हो गया। और नॉर्मली भी NaPQI प्रोड्यूस होता है, लेकिन वो बॉडी में डिटॉक्सिफाई हो जाता है
ग्लूटाथायोन के साथ रिएक्शन होता है और वो उसको जो है ना लेस टॉक्सिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। अच्छा जी। फिर हमारे पास कुछ और प्रोस्टाग्लैंडिन्स के नाम और काम लिखे हुए हैं विच आर इम्पोर्टेंट फ्रॉम एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू। इनको थोड़ा सा देख लेते हैं। एक है हमारे पास एलोप्रोस्टाडिल। ठीक है, ये प्रोस्टाग्लैंडिन E2 एनालॉग है और ये जो है ना डक्टस आर्टीरियोसिस को पेटेंट रखता है। मतलब जो हमारे पास वो जो चिल्ड्रन उसके डक्टस आर्टीरियोसिस की ओपनिंग के साथ प्रेजेंट करते हैं ना कि मतलब दे आर बोर्न विद पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस, तो उनमें ऐसा होता है या कोई इंट्रा मतलब हार्ट का कोई डिफेक्ट है, उसके जो सेप्टम वगैरह होते हैं उसका कोई डिफेक्ट है, कोई वहाँ पे ओपनिंग रह गई है, तो उसमें ऐसे होता है कि अगर हमने उसको पेटेंट ना रखा ना तो जब तक सर्जिकल रिमूवल नहीं होता तब तक हमने उसे पेटेंट रखना होता है, वरना ये कि मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो जाएगी ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की। तो उस डक्टस आर्टीरियोसिस को पेटेंट रखने के लिए ये एलोप्रोस्टाडिल यूज होता है विच इज अ प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग, यानी कि ये उसकी तरह ही काम करता है और ये उसी तरह का है। ठीक है। हमारे पास नाम है एलोप्रोस्टाडिल जी। मैंने कहा कि जो हमारे पास चिल्ड्रन बॉर्न होते हैं विद सम कार्डियक एबनॉर्मेलिटी, यानी कि डक्टस आर्टीरियोसिस का अगर उनका डिफेक्ट है, तो जब तक सर्जिकल करेक्शन नहीं हो जाती हमें उसको पेटेंट रखना होता है डक्टस आर्टीरियोसिस को, सो दैट ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स ना हो। ठीक है। उस केस पे हम फिर ये एलोप्रोस्टाडिल यूज करते हैं विच इज़ अ प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग। ठीक हो गया। फिर लुबिप्रोस्टोन है, इसकी हमने बात की थी कि ये भी एक प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग है और ये वो जो क्लोराइड चैनल एक्टिवेटर है ना। हाँ, क्लोराइड चैनल एक्टिवेटर है तो वो स्क्रीट करवाता है हमारे पास क्लोराइड आयंस। और मीसोप्रोस्टोल ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स की सिक्रीशन को इनहिबिट करती है और इट इज़ ये भी हमने जीआईडी ड्रग्स में पढ़ा था। याद है किसी को? किसी को नहीं याद? क्या क्या था इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मीसोप्रोस्टोल का? बताओ भाई। और जो इसका म्यूकोजल प्रोटेक्टिव इफेक्ट था वो क्या था? उसकी सिक्रीशन करवाता है ना। हमारे पास जो स्टमक लाइनिंग है, म्यूसिन जो उसका म्यूसिन प्रोडक्शन है वो इंक्रीज कर म्यूकस सिक्रीशन बेसिकली वहाँ पे करवा रहा होता है। हाँ बिल्कुल। हाँ, यही इसका काम है, पीयूडी में स्पेशली इसका रोल है पेप्टिक अल्सर डिजीज में। अच्छा खैर, हम इसको इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये प्रोस्टा इस चैप्टर में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग है और ये जो है ना म्यूकस की सिक्रीशन करवाता है हमारे पास इंटेस्टाइन्स में। ठीक है, वहाँ पे इसका जीआई पे इसका एक प्रोटेक्टिव इफेक्ट है। दूसरा, ये क्या करवाता है हमारे पास लेबर की इंडक्शन करवाता है बाय इंक्रीजिंग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस। ठीक है, सही हो गया। और लेकिन ये इसका कोई क्या करें डॉक्यूमेंटेड या इसका अच्छा यूज़ नहीं है क्योंकि ये गलत टाइम पे आप कह लें कि उसकी हमारे पास यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस इंक्रीज करवा सकते हैं ना। ठीक है, क्योंकि एक्सटर्नली इंड्यूस करना यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को इज समथिंग दैट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। ठीक है, तो या आसान लफ्जों में ये कह लें कि मीसोप्रोस्टोल इज यूज्ड टू इंड्यूस एबॉर्शन। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा एनालॉग्स हैं जो कि ओपन एंगल ग्लोकोमा के ट्रीटमेंट में यूज़ होते हैं क्योंकि ये अच्छा ग्लोकोमा आई डोंट नो आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं, वैसे जब हम एएनएस पढ़ेंगे तभी हम इस बात को थोड़ा सा कवर करेंगे, लेकिन अभी के लिए ये कि ओपन एंगल ग्लोकोमा जब होता है ना तो वहाँ पे एक्वस ह्यूमर जो होता है ना उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है या उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है उसकी सिक्रीशन। पढ़ा हुआ है? अच्छा चलें, पढ़ा हुआ तो बहुत अच्छी बात है।
लेकिन अगर किसी ने नहीं पढ़ा हो तो मैं ब्रीफ सा बता दूं कि ग्लूकोमा में ये होता है कि एक्वस ह्यूमर का मसला होता है, या तो उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होती है या उसकी सिक्रीशन कम होती है। तो F2 अल्फा एनालॉग्स क्या करते हैं, उसकी सिक्रीशन या उसकी ड्रेनेज को ज़्यादा करवा देते हैं, ठीक है। तो ये कि एक्वस ह्यूमर वहाँ पे जमा नहीं होता रहता बल्कि वो ड्रेन होता रहता है। सही हो गया। ये F2 अल्फा एनालॉग जो है ना, बिमेटोप्रोस्ट, लेटेनोप्रोस्ट, ये इनके नाम है। और ये हमारे पास ओपन एंगल ग्लूकोमा की ट्रीटमेंट में यूज होते हैं। और लास्ट में PGI2 यानी कि प्रोस्टासाइक्लिन है, वो पल्मोनरी आर्टीरियल हाइपरटेंशन की ट्रीटमेंट में यूज होती है। ये जो प्रोस्टासाइक्लिन है, PGI2, इसका रोल हमने कल भी पढ़ा था, याद हो अगर। ये जो प्रोस्टासाइक्लिन होता है ना, यानी कि PGI2, ये क्या करवाता है कि ये उनको एक्यूमुलेट नहीं होने देता, क्लॉट फॉर्मेशन नहीं होने देता, ठीक है। इसका ये प्रोटेक्टिव इफेक्ट होता है। तो ये हमारे पास पल्मोनरी आर्टीरियल हाइपरटेंशन की ट्रीटमेंट में यूज होता है, क्योंकि ये एज वेजोडाइलेटर एक्ट करता है, ठीक है। बस इतनी सी बात याद रखना इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। सही हो गया। कुछ पूछना है किसी ने? आसान था आज का लेक्चर। अच्छा, एक और पिक्चर है जो मैंने आप लोगों से शेयर करनी थी, वो भी देखें ज़रा। ये पिक्चर है जी, इसमें हमारे पास जो एस्पिरिन के ड्रग ड्रग इंटरेक्शंस है ना, वो दिखाए में नज़र आ रही है आप लोगों को ये पिक्चर? हाँ, सही है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि जैसे मैंने आप लोगों से बात की थी कि एस्पिरिन जो होती है वो एक्सटेंसिवली प्रोटीन बाउंड होती है, और जब वो होती है तो वो बाकी ड्रग्स के मेटाबॉलिज्म को जो है ना अफेक्ट करती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर जो एस्पिरिन है ना, ये बिलिरुबिन, मेथोट्रेक्सेट, पेनिसिलिन, फेनेटोइन, सल्फोनाइल यूरियाज और वेल्प्रोइक एसिड, इनकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस को ऐसे ऐसे इफेक्ट करेगी कि वो इनकी इंक्रीज प्लाज्मा कंसंट्रेशन लीडिंग टू प्रोलॉन्ग्ड हाफ लाइफ, थेरेपेटिक इफेक्ट्स एंड टॉक्सिसिटी, कि वो इनका जो मेटाबॉलिज्म है ना उसको इनहिबिट करा देगी। तो एज अ रिजल्ट क्या होगा कि इनकी, क्योंकि इनका मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो इनकी प्लाज्मा कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी और इनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ज़्यादा हो जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर ये डोज़ इनकी वही थी, लेकिन क्योंकि इनका प्लाज़्मा में रहने का जो ड्यूरेशन है वो ज़्यादा हो गया, तो इनकी टॉक्सिसिटी भी प्रोड्यूस हो जाए। ठीक हो गया। और जो ऊपर दिए हुए हैं उसमें क्या होगा कि एस्पिरिन जो है हमारे पास हेपरिन के साथ इसका इंटरेक्शन अगर हो गया, पेशेंट ने ये दोनों ड्रग्स वो साथ साथ ही ले रहा था, तो हेमरेज हो सकता है, क्योंकि एस्पिरिन ने भी जो है एस्पिरिन का भी एंटी प्लेटलेट इफेक्ट है, वो क्लॉट नहीं बनने दे रहा, वो मतलब कोआगुलेशन नहीं होने दे रहा, और साथ में आपने हेपरिन भी दे दी है जो कि इटसेल्फ एंटी कोआगुलेंट है, तो फिर हेमरेज ही होना है ना। इतना ज़्यादा ब्लड थिन हो जाएगा तो फिर हेमरेज ही होगा। और दूसरी है प्रोपेनिसिड, जो कि हमारे पास होती है क्या कहते हैं, गाउट की ट्रीटमेंट में यूज़ होती है, यूरिक एसिड की एक्सक्रीशन करवाती है। तो अगर उस वो एस्पिरिन के साथ दी जाए तो उसके साथ भी एस्पिरिन का इंटरेक्शन है, और फिर वो एस्पिरिन उसके मैकेनिज्म को इनहिबिट कराएगी, उसको अपना एक्शन परफॉर्म नहीं करने देगी देगी और एज अ रिजल्ट डिक्रीज यूरेट एक्सक्रीशन होगी। यानी कि जितना यूरिक एसिड एक्सक्रीट होना था वो उतना नहीं होगा, बल्कि कम एक्सक्रीट होगा, क्योंकि एस्पिरिन ने उसके मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट किया। ठीक है। बात समझ, ज़्यादा मुश्किल है? हम्म। क्या रीज़न हो सकती है? क्या मतलब? मतलब ये तो ऑब्वियस है कि अगर पेशेंट ने दवाई ली थी तो इसका मतलब कि वो इम्प्रूव हो रहा है, उसकी जो कंडीशन है वो ट्रीट हो रही है उस मेडिकेशन से, ठीक है। और अगर पेशेंट ने दवाई नहीं ली तो इसका मतलब पेशेंट का अपना अपना ही उसकी अपनी उसकी गलती की वजह से जो है ना पेशेंट को पेन हो रही है अभी तक, ठीक है।
क्या पता दवाई असर कर दी जाती है, पेशेंट की पेन रिलीव हो जाती है। बहुत सी इसकी वजूहत हो सकती हैं। हम अपनी मेडिसिन की एफिकेसी देखना चाह रहे हैं। हम देखना चाह रहे हैं कि हमारी जो जिस डोज़ेज़ पे हमने पेशेंट को रखा हुआ है वो ठीक है। हम देखना चाह रहे हैं कि पेशेंट कंप्लायंट है। हम देखना चाह रहे हैं कि उसकी जो डिज़ीज़ है वो रिस्पॉन्ड कर रही है जो पेन किलर्स को रिस्पॉन्ड कर रही है कि नहीं कर रही। हम ये देखना चाह रहे हैं कि पेशेंट की ट्रीटमेंट कैसी जा रही है। सारी बातें हो सकती हैं। अच्छा, उसकी बात कर रहे हो? वो यही है ना कि देखो, अब अगर हमने पेशेंट से नहीं पूछा और हमने वैसे ही कोई मेडिकेशन दे दी है, तो उसका ऐसा हो सकता है ना कि उसका कोई एडवर्स इफ़ेक्ट आ जाए, या एक्चुअली जब हमने पेशेंट को ट्रीटमेंट अगर हमने अभी स्टार्ट करना है, हम उसके पहला इंटरेक्शन हमारे साथ ही हुआ है, तो इसलिए हमने उसका पूछना होता है पेन किलर्स का, ताकि हम अपने अगले प्लान को उसके मुताबिक एडजस्ट कर सकें। ठीक है? दोबारा कहें, मुझे आवाज़ आपकी क्लियर नहीं आई।